सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नया मोड़ सामने आ गया है और ये मोड़ ये है कि इस हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इन दोनों आरोपियों को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। दोनों आरोपी सुप्रीम कोर्ट की ओर गए और फिर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। इसमें से एक आरोपी का नाम है पवन कुमार बिश्नोई और दूसरे आरोपी का नाम है जगतार सिंह। इस पूरे मामले में हम भूपिंदर सोनी जी से अपडेट लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन्हें बेल कैसे मिल गई और ये दोनों आरोपी कौन हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद से ही जब से ये केस चला आ रहा है, ये पहली बार है जब किसी आरोपी को जमानत मिली है। अच्छा। लगभग 3.5 साल के बाद। ठीक है, तो ये एक काफी बड़ी बात है, क्योंकि जो अभी तक एक आम धारणा बनी हुई थी वो यही थी कि जिन लोगों पर चार्जशीट दर्ज की गई है वो सब के सब आरोपी हैं और उनको सजा मिलनी ही है आने वाले टाइम में। लेकिन अचानक से जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बेल दी गई है पवन कुमार बिश्नोई और जगतार सिंह को, तो इसमें कुछ लैप्सेस भी नजर आ रहे हैं जिस वजह से इनको ये बेल मिली है। और एक जो चीज हिमांशु इसमें निकल कर आ रही है वो यही है कि हमारा जो पूरा सिस्टम है उसमें जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कोर्ट केसेस है किस तरीके से स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से आरोपियों को बचने में या कह सकते हैं मदद मिल सकती है। तो पवन कुमार बिश्नोई और जगतार सिंह को बेल मिली है सुप्रीम कोर्ट से। हुआ ये था कि इनके वकीलों ने पहले भी एक बेल एप्लीकेशन डाली थी। वो एप्लीकेशन गई थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। वहां पर इनकी जो बेल थी उसको कैंसिल कर दिया गया था, एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया था। उसके पीछे कारण ये दिया गया कि जजेस का ये मानना था कि ये बेल इनकी जो बेल है उस पर सुनवाई हम करेंगे, लेकिन 100 जो गवाह बचे हैं एक तो उनकी पूरी गवाहियां पूरी हो जाएं और उसके बाद ही हम ये फैसला ले सकते हैं कि इनको बेल दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। यानी कि जितने आरोप मतलब जितनी गवाही होनी है वो पूरा गवाही एक बार कंप्लीट हो जाए, फिर इनके बेल पे सुनवाई जी। और यही एक लौता एक ऐसा पॉइंट था जिसको सुप्रीम कोर्ट में अभय कुमार जो एडवोकेट है पवन बिश्नोई के, उन्होंने भी उठाया। तो ये पूरा मामला पहुंचा, क्योंकि बेल डिनाई हो गई थी पंजाब में, तो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में इनके जो वकील है उन्होंने यही बोला कि ये जो पूरा केस है वो काफी स्लो चल रहा है। अच्छा, ठीक है, इसमें गवाहियां अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। प्रोसिक्यूशन की तरफ से अगर हम बात करें तो 180 गवाह अभी भी पेंडिंग है जिनकी गवाही अभी होनी है। हाँ, और उसके अलावा जो नामजद किए गए हैं, चाहे वो पवन कुमार बिश्नोई हो चाहे जगतार सिंह हो, इनके अलावा और भी लोग जो हैं उनके साथ सीन है कि वो 3.5 साल से जेल में ही है, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद उनको किसी भी तरीके से कोई बेल नहीं मिली थी। तो इन 2 पॉइंट्स पे ही सुप्रीम कोर्ट में रखा गया कि जब तक इनकी जो बेल है आप उस पे सुनवाई करेंगे तब तक और पता नहीं कितना टाइम गुजर जाएगा, क्योंकि अभी तक 100 से ज्यादा गवाहियां पेंडिंग है ना। तो इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने फैसला लिया। जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह फैसला सुनाया, जिसके बाद इनको बेल मिल गई है। अब यहां पर एक चीज और जानने वाली है हिमांशु कि पवन कुमार बिश्नोई और जगतार सिंह पर आखिर आरोप क्या थे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब जो पवन बिश्नोई है, अभय कुमार जो इनके वकील है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक ही दलील पेश की कि जो पवन और लॉरेंस है इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है, वो है इनका सरनेम बिश्नोई। उनका ये कहना है कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन पर जितने भी आरोप हैं वो झूठे हैं और इनको सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि सरनेम बिश्नोई है और ये हरियाणा से आते हैं। ठीक है, तो ये वाला मसला है। लेकिन पुलिस का क्या कहना है, जो जांचें बैठी हैं उस चार्जशीट में इन पर क्या आरोप है वो जानना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज तो यही है कि ये जो पवन कुमार बिश्नोई है वो हरियाणा का रहने वाला है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, रिकॉर्ड बहुत क्लीन है। और उसके अलावा जो बोलेरो गाड़ी, जब भी हम देखते हैं कि जो 29 मई 2022 यानी 2022 में जब सिद्धू मूसेवाला को मारा गया, गोलियों से भून दिया गया, उनकी हत्या हुई, उस दौरान अगर आप सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो आपको 2 गाड़ियां उस फुटेज में दिखाई देती हैं, एक कोरोला गाड़ी और दूसरी बोलेरो। अब ये जो बोलेरो गाड़ी है, पुलिस का ये कहना है, जांच एजेंसियों का ये कहना है कि ये बोलेरो गाड़ी ये जो पवन बिश्नोई है उसी ने मुहैया करवाई थी कातिलों को। ठीक है, तो प्रियव्रत फौजी कातिलों का जो गैंग था पूरा, उसमें उनका एक तरीके से सरदार था, उसको ये गाड़ी मुहैया करवाई गई थी पवन बिश्नोई द्वारा। अब दूसरी चीज इसमें पुलिस का ये कहना है कि सिर्फ गाड़ी ही नहीं, जो बाकी आरोपी थे उनके उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और भी जो भी चीजें चाहिए थी वो सारी व्यवस्थाएं पवन नहीं करवाई थी।
ये भी एक आरोप इन पे लगाया गया। एक आप बता रहे थे वो फोन कॉल रिकॉर्डिंग। हाँ, और उसके अलावा अब ये तो ऐसी चीजें हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ये दर्ज किया है कि इसके जो कॉल रिकॉर्ड्स है उसमें भी हमें ये साफ दिखा है कि ये जो आरोपी थे उनके साथ लगातार कॉल पे मौजूद था। ठीक है ना, तो इसकी कॉल्स हो रही थी आरोपियों के साथ, वो भी एक पॉइंट बना जिसके चलते इस पर धारा 302 हत्या और 120 बी और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। तभी से ये गिरफ्तार था और इसको लगभग 3.5 साल हो गए थे जेल में। लेकिन एक चीज बस यहाँ पे देखने वाली ये भी है कि सोचिए 3.5 साल में क्या पुलिस कोर्ट को ये नहीं साबित कर पाई कि उनके पास कॉल रिकॉर्ड्स हैं, कि इसके कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर ये साबित किया जा सकता था कि ये उस हत्याकांड में शामिल था या नहीं, इसने बोलेरो मुहैया कराई या नहीं कराई या नहीं। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो इसी वजह से है क्योंकि जस्टिस डिलेड। ठीक है ना, तो वो वही मसला चल रहा है कि 3.5 साल में अभी तक भी गवाहियां पूरी नहीं हुई और ना ही कोर्ट में पुलिस अभी तक ये साबित कर पाई कि ये आदमी उस चीज में नामजद इसलिए है क्योंकि इसने वाकई ये वो काम किया है जिसके लिए इसको गिरफ्तार किया गया है। जबकि 100 से ऊपर गवाहियां अभी भी पेंडिंग है। तो ये सारी चीजें हमको बताती है कि किस तरीके से जो जुडिशरी या कहे लॉ का मजाक उड़ाया जाता है। ठीक है ना, किस तरीके से इतना लंबा केस को खींच दिया जाता है जिसके बाद आखिरकार गवाह पीछे हट जाते हैं, कभी कभार सबूत नहीं मिलते हैं और उसके कई सालों बाद लोग छूटते हैं और चाहे वो आरोपी हों भी। लोगों को याद ही नहीं रह जाता कि उस केस का क्या हुआ, इसमें कितनी सुनवाई रह गई। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें दूसरा आरोपी है जगतार सिंह। अब जगतार सिंह की अगर हम बात करें तो जगतार सिंह पे भी आरोप काफी गंभीर है। अब जगतार सिंह असल में सिद्धू मूसेवाला का पड़ोसी था। अच्छा, ठीक है ना, तो जगतार सिंह का क्या सीन है, इस पर जो आरोप है वो यही है कि सिद्धू मूसेवाला कब घर से निकलता था, कब घर में घुसता था, ये सारी रेकी जगतार सिंह करता था सिद्धू मूसेवाला के आरोपियों के लिए। और उसके अलावा दूसरी चीज इसमें यह है कि वो सीसीटीवी पे नजर रख रहा था इनके, और ये भी कहा जाता है कि जिस दिन सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकले आखिरी बार, जिस दिन उनकी हत्या हुई, उस दिन जगतार सिंह ने ही ये पूरी जानकारी मुहैया करवाई थी शूटर्स को। ठीक है, कि वो घर से निकल गया है। ये भी एक बहुत गंभीर आरोप है। तो ये सारी चीजें जगतार सिंह को, यही कारण था जिसकी वजह से जगतार सिंह को भी नामजद किया गया उस चार्जशीट में, और साथ के साथ उसके भाई अवतार सिंह को भी। अब शक कैसे जाता है, जगतार सिंह को गिरफ्तार किया गया अमृतसर के एयरपोर्ट से। ठीक है, मतलब असल में वो दुबई भागने की कोशिश में था, तो लुकआउट सर्कुलर ऑलरेडी उस पर जारी हो चुका था जांच एजेंसियों की तरफ से, पुलिस की तरफ से, जिसके चलते वो पकड़ा गया और उसको बाद में गिरफ्तार किया गया। और पिछले 3.5 साल से वो भी लगभग इतने ही साल से जेल में था। लेकिन इन दोनों को किस आधार पर छोड़ा गया है उसका बस अभी तक कोई मतलब पूरी जानकारी तो नहीं है। बस इतना जरूर है कि गवाहियां अभी पेंडिंग है और 3.5 साल से लगातार जेल में है, तो इनका बेल जो है वो इनको मिल जानी चाहिए, ये उनकी तरफ से कहना था, इनके वकील की तरफ से। तो ये दोनों चीजें काफी गंभीर हैं, जो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारा लॉ सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, उसमें किस तरीके से लोग छूट जा रहे हैं। ठीक है ना, हालांकि 3 से 3.5 साल हो गए इस केस को चलते हुए। 2022 में मूसेवाला की हत्या हुई थी, क्या हुआ था उस वक्त, किस तरीके का वो भी आप लगे हाथों हमारे दर्शकों को देखिए। मैं अगर मूसेवाला की गैंग वॉर भी उसका जो जी तो मूसेवाला की हत्या कोई ओवरनाइट हत्या नहीं थी। ठीक है ना, अगर हम रिपोर्ट्स को देखें या अगर पुरानी गैंग्स राइवलरीज को देखें तो मूसेवाला की हत्या एक प्लान्ड मर्डर था। ठीक है ना, उसके पीछे बहुत अलग किस्म की राइवलरीज थी। अब इसमें अगर आप देखेंगे 2 मेन किरदार थे, एक बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई, और दूसरा गोल्डी बराड़। ठीक है ना, जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद इस चीज पर हामी भरी कि उसी ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई है। अब यहाँ आपको गोल्डी बराड़ का मोटिव क्या था उस हत्या के पीछे, उसको समझना भी जरूरी है। सीन ये है कि पंजाब में 2 गैंग्स काफी एक्टिव थे। ठीक है ना, एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग और एक दविंदर बम्बीहा गैंग। अब जो दविंदर बम्बीहा है जिसने ये गैंग चलाई थी, उसका एनकाउंटर हो गया था साल 2016 में ही, लेकिन ये गैंग लगातार चलती रही। ठीक है ना, इसमें अगर हम देखें दिलप्रीत बाबा, ठीक है, लकी पटियाल, हरिंदर रिंदा, सुखप्रीत बुड्ढा जैसे कई गैंगस्टर्स थे जो इस गैंग को चला रहे थे। दूसरी तरफ था लॉरेंस बिश्नोई, ठीक है, गैंग।
तो इन दोनों की राइवलरी चलती ही जा रही थी। फिर साल 2017 में लवी देओरा नाम के एक गैंगस्टर का कत्ल होता है। वो फरीदकोट में कत्ल हुआ लवी देओरा का। अब ये जो लवी देओरा था, इसको मारने वाले थे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग, यानी कि ये बम्बीहा गैंग का सदस्य था और उस चक्कर में ये उस गैंग वॉर में मारा गया। उसके बाद लगातार एक दूसरे के गैंग के लोगों को टारगेट किलिंग्स शुरू हुई, ठीक है ना, उनको टारगेट किया जाने लगा, मारा जाने लगा। कभी लॉरेंस बिश्नोई का कोई आदमी मर रहा है तो कभी बम्बीहा गैंग का, तो ये चीजें चल रही थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ा कत्ल है वो साल 2020 में देखने को मिलता है, वो था गुरलाल बराड़ का कत्ल। 2 अक्टूबर 2020 की बात है ये। तो उस वक्त क्या हुआ है कि जो चंडीगढ़ में फेज 2 पड़ता है, वहां पे कई सारे मॉल्स है, इलांटे मॉल भी उधर ही है। तो वहां पे ये आधी रात में डिस्कोथेक से बाहर निकलता है, 2 लड़के आते हैं, वो इसकी गाड़ी को रोकते हैं और उस पर गोलियां मारते हैं और उसको मारकर वहां से निकल जाते हैं, उसकी हत्या करके। अब ये जो गुरलाल बराड़ है वो असल में एक तो स्टूडेंट लीडर भी रहा था, इस पर भी कई सारे केसेस चल रहे थे, और ये गोल्डी बराड़ का चचेरा भाई था, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो वहां से शुरू हुआ, ठीक है। तो राइवलरी बढ़ती चली गई। उसके बाद 2021 में फिर एक और कत्ल होता है। वो कत्ल था एक यूथ अकाली दल के लीडर का, ठीक है ना। अब ये जो विक्की मिद्दू खेड़ा का कत्ल हुआ, वो जो अकाली दल का लीडर था, वो भी लॉरेंस बिश्नोई का काफी खास था तो वहां से ये गैंग वॉर और अलग लेवल पर आगे बढ़ गई। अब धीरे धीरे ये टारगेट किलिंग्स इस वजह से शुरू हुई क्योंकि जो विक्की मिद्दू खेड़ा का कत्ल हुआ और जो मूसेवाला का कत्ल था, गोल्डी बराड़ के कई इंटरव्यूज है जिसमें वो कहता है कि इसमें सिद्धू मूसेवाला का हाथ था। हाँ। ठीक है ना। कारण क्या है कि कई सारे ऐसे लोग थे जो सिद्धू मूसेवाला के साथ काम करते थे, उनका नाम उस कत्ल कांड में आ रहा था। इन्हीं में से एक था शगनप्रीत, ठीक है। तो शगनप्रीत सिद्धू मूसेवाला का एक तरीके से मैनेजर था और वो विक्की मिद्दू खेड़ा के कत्ल के बाद बाहर भाग गया, दुबई की तरफ फॉरेन की भाग गया। और कहा यह जाता है कि सिद्धू, मतलब इनका ये दावा है गैंग्स का, जो इसकी राइवल गैंग्स है या कहें हम गोल्डी बराड़ या लॉरेंस बिश्नोई की, ये जो शगनप्रीत है इसको भगाने में सिद्धू मूसेवाला ने हेल्प की। अच्छा। तो वहां से अब टारगेट बन गए सिद्धू मूसेवाला, ठीक है ना, जबकि इसका कोई भी सबूत नहीं है, कोई लिंक नहीं है कि सिद्धू मूसेवाला ने ऐसा किया। ये सब इनके आरोप। हाँ। और एक थ्योरी ये भी चलती है कि सिद्धू मूसेवाला का एक गाना आया था जो बहुत हिट हुआ था, बोले नहीं बम्बीहा बोले। हाँ। तो वो भी एक तरीके से बम्बीहा गैंग को ग्लोरीफाई करने वाला गाना था, जिससे वो साफ उनको ये लगा कि ये एक साइड पिक कर रहे हैं और ये उस गैंग के ही मेंबर है। तो वहां से ये राइवलरी आगे बढ़ी और फिर आई 29 मई 2022 की वो तारीख जिस दिन सिद्धू मूसेवाला का भी कत्ल कर दिया गया। अब कत्ल होने के बाद क्या हुआ, इसको भी थोड़ा सा हमको डिकोड करना चाहिए कि किस तरीके से ये जो पूरा केस था वो आगे बढ़ा, ठीक है। तो अगस्त 2022 में पहली चार्जशीट दाखिल होती है इस केस में पूरे में, और ये चार्जशीट लगभग 1850 पन्ने की थी, ठीक है ना। और इसमें 36 लोगों को नामजद किया गया था। हालांकि इसी दौरान कई सारे जो शूटर्स थे वो पकड़े भी जाने लगे। किसी को गुजरात से पकड़ा गया, प्रियव्रत फौजी और उसके साथ के 2 लड़के और थे जो गुजरात से पकड़े गए, और इसी तरह पुलिस एक्टिव थी तो कर रहे थे। लेकिन दूसरी चीज इसके बाद क्या होती है, फिर जब ये पकड़ने का पूरा खेल चल ही रहा था, मतलब पुलिस अपनी तरीके से पूरी रेकी में थी कि किस तरीके से इनके सारे शूटर्स को पकड़ा जाए, उसी दौरान फिर होता क्या है कि जो 2 मुख्य शूटर थे उनकी पुलिस मुठभेड़ में मौत भी हो जाती है। और ये चार्जशीट दाखिल होने से पहले होता है, जुलाई 2022 में। अच्छा। ठीक है ना। तो उसमें मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा, ये 2 शूटर्स मारे जाते हैं एनकाउंटर में ही। ये सबसे पहला एनकाउंटर था सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद। फिर चार्जशीट आती है, उसके बाद एसआईटी और एनआईए की कार्रवाई शुरू होती है। जो एक एसआईटी बनाई गई थी इनके उस पे, उसकी कार्रवाई शुरू होती है। फिर देखिए कि जो आरोपी पकड़े गए थे, जेल में 2 आरोपी मारे भी जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा। गैंग वॉर्स अपनी चल रही है, मतलब अगर कोई जेल है उसमें दोनों गैंग्स के लोग बंद हैं, और फिर टारगेट किलिंग्स होती हैं कि यार इस आदमी ने हमारा बंदा मारा, हम इसको मारेंगे। ऐसे कई सारे आपने पहले भी सिनेरियोज देखे होंगे, घटनाएं सुनी होंगी। तो गोविंदवाल जेल है, ठीक है ना, उसमें गैंग वॉर होती है, और उसी में मूसेवाला हत्याकांड के जो 2 आरोपी थे, मनदीप तूफान और मनमोहन मोना, इन 2 लोगों को, मनमोहन और मोना, हाँ, तो इन 2 लोगों को
की हत्या हो जाती है जेल के अंदर ही, ठीक है ना। उसके और बाद इसको लेके फिर सोशल मीडिया पे भी दावा किया गया कि हमने उन्हें मारा है क्योंकि उन्होंने मुझे हाँ, मारा ये है। चलता ही है कि जी। देखिए ना, मतलब अगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई उसके बाद गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पे डाला, इसी तरीके से गुरलाल बराड़ की हत्या हुई तो उस वक्त भी सोशल मीडिया पर बम्बीहा गैंग की तरफ से जी। पोस्ट आए। तो ये लगातार वो अपनी एक दबदबा बनाने की कोशिश रहती है। इन गैंग्स का मेन काम क्या है? फिरौती, ठीक है ना। जी। तो फिरौती ही वो कारण है जिसकी वजह से इन दोनों गैंग्स की राइवलरी है जी। कि ये एरिया मेरा है, वहां से पैसा मैं उगाऊंगा, वो एरिया तुम्हारा है, तुम उसमें देखो। जैसे ही वो क्लैश होता है पैसे को लेकर, वहां से ये गैंग वॉर्स और शुरू हो जाते हैं, और जब ब्लड बात शुरू होती है तो फिर दोनों गैंग्स में होती है। जी। तो ये लगातार चलता आ रहा है और इसमें कई लोग मारे गए हैं। ये तो कुछ नाम है जो मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि एक सचिन थापन नाम का भी आरोपी था जिसको नामजद किया गया चार्जशीट में। कार्रवाई सूची कहां तक हुई है, ठीक है ना। उसको अजरबैजान से प्रत्यर्पण करके लाया गया 2023 अजरबैजान से, ठीक है ना। जिनको भी ये लग रहा था आरोपियों को कि वो बाहर बच जाएंगे, तो उनको लाया गया है, ठीक है ना। उसके बाद आरोप तय हुए, फिर लॉरेंस बिश्नोई और उसके अलावा 26 और साजिशकर्ताओं को भी इस पूरे केस में नामजद किया गया। अभी भी अगर हम बात करें तो गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई, लिपिन नेहरा जैसे ऐसे कई आरोपी हैं जिन्होंने इस चीज को माना है कि गोल्डी सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाने में उनका हाथ था। वो अभी भी फॉरेन में बैठे हैं, ठीक है ना, किसी ना किसी कंट्री में है जिनको अभी तक ट्रैक नहीं किया जा सका है। और वहीं से उनका फिरौती का खेल अभी भी चल रहा है। तो ये जो पूरा सिनेरियो है ये हमको यही बता रहा है कि गैंग वॉर के चलते ही उसमें कहीं ना कहीं टारगेट हुए सिद्धू मूसेवाला। और ये जो जस्टिस डिलेड इज ऑलवेज जस्टिस डिनाइड, वो जो हम कहते हैं, वो यहाँ पे चरितार्थ होता दिख रहा है कि एक परिवार है सिद्धू मूसेवाला का, उनके पिता है, वो माता है उनकी, और लगातार वो अपने लिए, अपने बेटे की जो हत्या हुई उसके लिए एक इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे होंगे। और 3.5 साल होने के बाद अगर ना तो आरोप की किसी पर साबित हो सका अभी तक, ना किसी को सजा मिली है अभी तक 3.5 साल में, और गवाहियां तक पूरी नहीं हुई है अभी तक। और उससे बड़ी बात यह है कि 2 आरोपी जो आरोपी हो सकते हैं इस पूरे केस में, उनको सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है। तो फिलहाल इस केस में यही चीजें चल रही हैं हिमांशु, जो काफी एक तरीके से चिंताजनक भी है। और साथ ही ऐसी चीजें, अगर 2 आरोपियों को बेल मिली है तो हो सकता है आने वाले वक्त में और लोगों को भी बेल मिल सकती है इसी आधार पर। जी, तो ये था पूरा मामला सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े 2 आरोपियों के बेल मिलने का। हम लगातार देखते रहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की फैमिली, उनके माता पिता लगातार उनके इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन अब सामने आया है कि जो कई आरोपियों में से 2 आरोपी जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए थे, जिन्हें नामजद किया गया था, अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है। इस पूरे मामले में इतना ही। आगे जो भी अपडेट सामने आएगा हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया।